बीजेपी के लिए 3 अगस्त का दिन कुछ खास नहीं रहा। 3 जगह पर उपचुनाव हुए जिसमें से 2 जगह भारी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। पहला था बांकीपुर जो बिहार की एक सीट है, उस पर उपचुनाव हुआ। इसके अलावा एमपी में दतिया वाली सीट पर भी उपचुनाव हुआ और उसको लेकर बीजेपी दोनों ही जगहों से काफ़ी निराश है क्योंकि वहाँ पर भारी हार का सामना करना पड़ा। आज सबसे पहले न्यूज़ रूम चौपाल में दतिया पर चर्चा करेंगी कि क्या कुछ बीजेपी के लिए नेगेटिव साबित हुआ और कैसे यहाँ पर बुरी तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6016 वोटों से यहाँ पर जीते और सबसे बड़ा सवाल यही है कि दतिया सीट पर क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना बीजेपी को भारी पड़ गया और क्या कुछ कारण थे जो दतिया में इस तरीके की हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही दतिया विधानसभा उपचुनाव के जो रिजल्ट सामने आए उसके बाद से बीजेपी में खलबली हो गई क्योंकि कांग्रेस ने भारी मतों से यहाँ पर जीत हासिल की और सवाल यही उठने लगे कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना क्या बीजेपी को इतना भारी पड़ गया या फिर क्या कारण रहे जो कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि दतिया की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा बड़ा चेहरा है और पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और उसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला। वो इमोशनल भी हुए कई बार इस चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, वो भी काफ़ी वायरल हुआ और अब यहाँ पर कहीं न कहीं ये साबित होता नज़र आ रहा है कि बीजेपी अपना गढ़ खोती जा रही है। फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर जो है कारण है? क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना सबसे बड़ा कारण है? जी। देखिए, दतिया उपचुनाव जिसके कल नतीजे आए, उसमें कांग्रेस के घनश्याम सिंह जो 72 साल के हैं और उनका एक शाही परिवार से हुँ। नाता है, उन्होंने करीब 6016 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को हरा दिया। लेकिन बात करें नरोत्तम मिश्रा की वजह से क्या बीजेपी ये सीट हार गई? तो इसका जवाब शायद हाँ और ना दोनों है, हुँ। क्योंकि पिछला जो 2023 में चुनाव हुआ था, उसमें नरोत्तम मिश्रा खुद ये सीट हार गए थे। तो इस बार बीजेपी ने डिसाइड किया कि उनको टिकट ना देकर उन्होंने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। उनका जो है आरएसएस से भी संबंध रहा है। लेकिन अब वरिष्ठ पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं, उनका कहना है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना और उनका वहाँ पे करीबन 2 दशक से ज़्यादा की उनकी राजनीति हुँ। रही है दतिया में और उनकी पैठ है वहाँ की राजनीति में। उनके टिकट ना देने से बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वो काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने वहाँ करीबन वोटिंग से कुछ दिन पहले ही वहाँ तोड़-फोड़ हुई और सड़क जाम किए, प्रदर्शन हुए, इस्तीफ़े के उन्होंने धमकी दी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि नरोत्तम मिश्रा ने खुद यह बोला कि ऐसा ना करें और उन्होंने खुद चुनाव प्रचार किया आशुतोष तिवारी के समर्थन में। वो घर-घर जाकर उन्होंने वोट माँगे और एक समय ऐसा है कि एक चुनाव प्रचार में वो खुद भावुक भी हो गए। तो उससे ये हुआ कि उनकी पैठ वाले जो क्षेत्र थे, कई जगह ऐसा माना गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, नाराज़ थे एक तरह से पार्टी से उनको टिकट ना देने से। कल जब जीत के नतीजे आ रहे थे, उसी समय घनश्याम सिंह जो कांग्रेस हुँ। उम्मीदवार है, उन्होंने यह बोला कि नरोत्तम मिश्रा ने उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नाराज़ थे, उन्होंने मदद की, जो चुपचाप साथ आए थे। तो ये एक बड़ा रीज़न बना घनश्याम सिंह की जीत में कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वो एक तरह से पर्दे के पीछे से उनका साथ दे रहे थे। हुँ। दतिया की हमने चर्चा की कि किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना भारी पड़ा। लेकिन बिहार की जो सीट है बांकीपुर, वहाँ पर प्रशांत किशोर ने भारी मतों से जीत दर्ज की और ये जो इलाका है वो भी कहीं न कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर पहले नितिन नबीन थे और जब वो राज्यसभा चले गए उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की वो वहाँ के लोगों के लिए और साथ ही साथ बिहार की राजनीति के लिए एक पूरी तरीके से कायापलट है। लेकिन फिलहाल उपचुनाव में किस तरीके की चीज़ें सामने आई? क्या कुछ कारण रहे? विश्लेषण जो है उपचुनाव का क्या कुछ रहा ये जानने की कोशिश करते हैं। कल 3 राज्यों में की 3 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसके परिणाम हैं। 3 में से 2 सीटें बीजेपी हार गई, हुँ। जबकि गुजरात जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर वो सीटें 1 सीट जीत गई। लेकिन जो बांकीपुर विधानसभा सीट है, उस पर जो बीजेपी की हार हुई उसे बहुत बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। वजह क्योंकि नितिन नबीन जो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बांकीपुर से कई बार विधानसभा का हुँ। चुनाव जीत चुके हैं और उस इलाके का प्रतिनिधित्व उनके जो पिताजी थे वो भी कर चुके हैं। अब इसके अलावा दतिया सीट भी बीजेपी हार गई, वहाँ भी बीजेपी की हुँ। सरकार है, मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है। बांकीपुर विधानसभा सीट की हार को बीजेपी की बड़ी हार के रूप में क्यों देखा जा रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ऐसा माना जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में फिगर्स भी हैं, कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर सवर्णों की अच्छी खासी तादाद है, जिसे आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष में ही वोट करता है।
लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर को लगभग 50% वोट मिला, 49 पॉइंट समथिंग 50% वोट मिला। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बीजेपी का जो वोटर है वो शिफ्ट हुआ है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि बांकीपुर जिसे इस तरीके के माना जाता था बीजेपी किसी को भी उठाकर खड़ा कर देगी, वो वहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा उलट हुआ। ऐसा लगा कि जो बीजेपी का वोटर है उसके पास अगर कोई ऑप्शन होगा तो शायद वो भी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। तो इसने बांकीपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कान खड़े कर दिए होंगे। इसके अलावा और भी कई, सबसे बड़ा रीज़न तो बीजेपी की चिंता का यही है। इसके अलावा और जो रीज़न उसमें पीके खुद एक बड़ा रीज़न थे। पीके लगातार सुशासन की बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहे थे, सम्राट चौधरी को की छवि पर सवाल उठा रहे थे। कल जीतने के बाद भी उन्होंने यही बोला। बीजेपी और भी कई विषयों से घिरी हुई थी चुनाव के दौरान। उसके मतदाता उसका जो सपोर्टर है, उसका जो कैडर है वो उस तरीके से एक्टिव नहीं था। और दूसरी तरफ पीके का जो मैनेजमेंट है वो एकदम, मतलब टीम मैनेजमेंट की तरह वो लोग काम कर रहे थे। महागठबंधन का जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं पीके को वोट गया, मुस्लिम वोट भी पीके को मिला। महागठबंधन जो आरजेडी की प्रत्याशी थी उन्हें काफ़ी कम वोट मिला। इसके अलावा जो दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ उसका भी असर दिखाई दिया। यूजीसी वाली जो गाइडलाइंस थी, राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा है सवर्ण मतदाताओं में, कहीं ना कहीं उसका भी फर्क दिखाई दिया होगा। तो ये बीजेपी थिंक टैंक ने इस पर सोचना शुरू भी कर दिया होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार जाना, अपना गढ़ हार जाना, जहाँ माना जाता है कि कोई भी चुनाव जीत सकता है बीजेपी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता। तो ये है। दूसरा, दतिया दतिया विधानसभा उपचुनाव बीजेपी हारी, लेकिन एक क्लोज फाइट में हारी। लेकिन वहाँ एक और तीसरे प्रत्याशी पे नज़र रखनी पड़ेगी। चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, काशीराम के प्रत्याशी को 20,000 से ज़्यादा वोट मिले। ये कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए एक मतलब चिंता का विषय है कि एक प्रत्याशी ने पूरा गेम बदल दिया। अब वो वोट हो सकता है कांग्रेस को भी चला जाए अगर वो चंद्रशेखर की पार्टी का वोट है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कैंडिडेट थे वो यादव कैंडिडेट थे वहाँ पर, क्या हो सकता है कि उनकी कास्ट का भी कुछ वोट उन्हें मिला हो। तो ये दोनों पार्टियों के लिए सोचने समझने का समय है। गुजरात का स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी, गुजरात की सीट बीजेपी जीत गई, वो स्वाभाविक ही माना जा रहा था कि ऐसा होगा। इसके अलावा बांकीपुर को अगर देखें तो ये भी कहा गया कि पहले जिनका नाम बीजेपी की तरफ से आया था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। बाद में एक और उम्मीदवार का नाम यहाँ पर सामने आया। इसको भी एक देखा जा रहा है कि नेगेटिव पॉइंट में, क्योंकि जो बाद में सामने आए ये कई जगहों पर मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया, विश्लेषण में भी ये सामने आया कि जो नए उम्मीदवार थे उनका जो विचार है और उनकी जो कहीं न कहीं गोल है वो साफ नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या ये भी एक नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ? हाँ, क्योंकि बीजेपी ने शुरू में किसी और को उम्मीदवार बनाया हुँ, था, फिर नॉमिनेशन करने के बाद किसी और को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इनफैक्ट विपक्षी दल तो कल मीसा भारती का एक बयान आया, उन्होंने बोला कि दरअसल बीजेपी ने जानबूझ के ये प्रत्याशियों को का उलटफेर किया है, बदल दिया, क्योंकि बीजेपी खुद चाहती थी कि पीके जीते। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो प्रशांत किशोर हैं वही बीजेपी के असली कैंडिडेट थे, बीजेपी वहाँ असल में चुनाव जीती है। और उन्होंने ये कहा कि जनता को लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। अभी के लिए तो उनका कहना था कि ये बीजेपी, और जो उनका कहने का मतलब था कि बीजेपी की साठगांठ से ही पीके जीते हैं, नहीं तो कोई किसी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड जीतना इतनी आसान बात नहीं होती। हुँ। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी जो पार्टियाँ हैं उनके लिए भी चेतावनी है कि कुछ जगहों पर सिर्फ़ उपचुनाव जीतना आपके लिए सफलता की ओर पूरा रास्ता नहीं खोलता। उनके लिए भी चेतावनी है कि आगे जो होने वाला है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, बीजेपी अपना स्ट्रांग होल्ड हार गई है, हुँ, बीजेपी दतिया हार गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी काम नहीं करेगी। हुँ, कहा जाता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। वो जो कमियां रहीं इस बार, क्योंकि यूपी का चुनाव आने वाला है, तो जो कमियां रहीं, उत्तराखंड का चुनाव आने वाला है, वो सारी कमियों में अभी से जुट जाएगी। क्योंकि आपको ध्यान होगा पहले भी कई उपचुनाव बीजेपी इस तरीके से हारी है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ को हार गए थे उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए। इस तरीके से फूलपुर लोकसभा सीट जो है वो उन्होंने खाली करी थी, केशव प्रसाद मौर्य ने, वो भी हार गए थे। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने उसी तरीके से बाउंस बैक किया। तो बीजेपी इसीलिए जानी जाती है कि वो अपनी कमियों पर लगातार काम करती है, उसका जो ग्राउंड लेवल पे आरएसएस का नेटवर्क है उसका भरपूर उपयोग करती है। और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी होती है तो प्रत्याशी को बदलने में भी संकोच नहीं करती, कोई कितना भी बड़ा नेता हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बीजेपी
जो बीजेपी का जो सीनियर लीडरशिप है वो इस पे कहीं न कहीं काम कर रही होगी। कांग्रेस और विपक्षी दलों को भी इस पर काम करना चाहिए कि वो अपना मोमेंटम बरकरार रखें। अगर उन्होंने यहाँ पर हरा दिया है, तो अच्छी बात है, आगे मेहनत करें और इसी तरीके से बीजेपी भी इस पे काम करेगी कि उन्हें जो एक बार हार मिल गई है, बार-बार रिपीट ना हो। तो ये था जो उपचुनाव हुए तीनों ही सीट पर जो विश्लेषण है वो सामने आया कि क्या कुछ कमियां जो हैं वो बीजेपी की तरफ से रह गई, कहाँ चीजें जो हैं वो उनके पक्ष में काम नहीं आए और कौन से जो डिसीजंस थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नेगेटिव साबित हुए। और इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि दतिया और बांकीपुर सीट दोनों ही बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। हालांकि दतिया कह सकते हैं कि क्लोज कंपटीशन में हारी, लेकिन बांकीपुर से पीके ने यहाँ पे ये कहेंगे कि निर्णायक जीत जो है वो यहाँ पर हासिल की थी। बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है और आगे काम करने के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा मोटिवेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव का जब रिजल्ट सामने आया, विपक्षी पार्टियों ने लगातार ये बात दोहराई कि धीरे-धीरे कर इसी तरीके से बीजेपी हार का सामना करती रहेगी। हालाँकि पीके ने ये कहा कि वो बांकीपुर सीट जीतने के बाद ये नहीं कहेंगे कि बांकीपुर सीधे बैंगलोर में तब्दील हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा 2 से 3 महीने में आपको बांकीपुर में बदलाव ज़रूर नज़र आएगा। यूपी चुनाव पास है, लेकिन इसी बीच एक खबर जो है वो सामने आई जिसके बाद यहाँ पर कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री यूपी के सवालों के घेरे में आ गए हैं। खबर आपको बता दें कि बांग्लादेशी लेखिका ने मदरसा शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं न कहीं जिहादी पैदा करने के कारखाने खुल रही हैं। इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य का जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई, उस पर उन्होंने कहा कि ये बात सच है और इसी बात को दोहराया। अब इसको लेकर राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। यूपी इलेक्शन में ये किस तरीके से हार्म करने वाला है, ये समझते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और डेप्यूटी सीएम जैसे बड़े ओहदे पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को बिल्कुल भी राजनीतिक रूप से विशेषकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और पिछले दिनों जिस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात हो या जैन जी का जो प्रोटेस्ट हो, उससे कहीं न कहीं और आप इसको बांकीपुर और दतिया से भी थोड़ा बहुत जोड़ के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर इस बात का डर हो सकता है कि उसको कोई नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रदेश है, वहाँ पर बीजेपी ने बार-बार कहा है कि वो डेवलपमेंट की राजनीति करती है, वो कल्याणकारी योजनाओं की राजनीति करती है, लेकिन साथ ही जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, उसका भी एक पुश है। पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह के बयान आए हैं और इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य या बाकी नेता जो अपोजिशन की वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, उसको समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहकर संबोधित कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ था। पार्टी को 29 लोकसभा सीटों पे नुकसान हुआ था और उसके बाद से ही पार्टी काफ़ी अलर्ट है, सजग है और उसने 2027 के चुनाव को लेकर काम करना शुरू किया है। डेवलप फिर मैं दोहराऊँगा डेवलपमेंट एक जगह है, कल्याणकारी योजनाएँ एक जगह है, लेकिन हिंदुत्व का पुश भी बीजेपी के नेताओं के बयानों की ओर से लगातार किया जा रहा है और मदरसे को लेकर जो ये ताज़ा बयान है, इतने बड़े नेता का बयान है, इसे राजनीतिक रूप में देखना ही पूरी तरह ठीक होगा। अब अपोज़िशन जो है, अपोज़िशन का बार-बार कहना है कि बीजेपी को चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, उसको महँगाई पर, आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर, एक्सप्रेसवे धँस रहे हैं, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन वो जो पूरी डिबेट है, जो राजनीति है, उसको पॉलिटिकल डिबेट में ला रहे हैं, हिंदू-मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के जो नेता हैं, उनका कहना है कि उनकी सरकार डेवलपमेंट पे आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इस तरह के और भी बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता बहुत सारी सीटों पर ताकतवर हैं, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बार फिर 80 और 20 का जो इक्वेशन की बात पिछली बार भी हुई थी, वो भी इस बार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकती है। तो ये जो बयान है वो कहीं न कहीं यूपी इलेक्शन में जैसा यहाँ पर बताया गया कि हार्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर धर्म की राजनीति को लेकर पहले भी यूपी में कई बार ये चर्चा का विषय बन चुका है और इसी बीच राम मंदिर चोरी, डेवलपमेंट के इश्यूज़, इसके अलावा जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए, ये तमाम चीज़ें यूपी इलेक्शन में कहीं न कहीं बीजेपी के लिए नेगेटिव साबित होने वाली हैं। और इसी बीच उप मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान दे देते हैं और उसके बाद यूपी इलेक्शन इतना ज़्यादा करीब है और देखना होगा कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें बीजेपी के लिए नेगेटिव साबित होने वाली हैं।
जब वेस्ट एशिया में लगातार दिक्कतों का सामना तमाम देश कर रहे थे, तब भारत ने अपनी रणनीति बदलकर एलएनजी आयात को लेकर कई सारे बड़े फैसले लिए और अपने सबसे बड़े सप्लायर कतर से ना लेकर बल्कि ओमान, नाइजीरिया इन तमाम देशों से एलएनजी आयात कराया। अब कुछ डेटा सामने आए हैं जिसमें सामने आता है कि इंडिया के इस बड़े फैसले ने कहीं न कहीं इंडिया के अंदर तमाम लोगों को जो है एलएनजी आयात से बचाया है और साथ ही साथ ये फैसला भारत के लिए कितना बड़ा था, इसके डेटा क्या कुछ कहते हैं और साथ ही साथ ये जो बड़ा फैसला है वो किस तरीके से लिया गया, कहाँ-कहाँ से अब आयात जो है भारत करा रहा है, ये तमाम चीज़ें समझते हैं। देखिए निहारिका कि जब वेस्ट एशिया वॉर यानी ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जब वॉर शुरू हुआ, तो दुनिया भर में ऑयल रेट्स बढ़े, एलएनजी का जो सप्लाई थी वो प्रभावित हुई क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसमें लगभग-लगभग आवाजाही रुक गई थी और बहुत मुश्किलों से शिपमेंट आ रहे थे, जा रहे थे। इस बीच क्या हुआ कि भारत का जो सबसे बड़ा सप्लायर है कतर, उसने इम्पोर्ट घटा दिया एलएनजी का भारत के लिए। लेकिन क्योंकि भारत ने अपनी घरेलू माँग देखी और भारत ने क्या किया कि अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया और नई रणनीति बनाई कि अमेरिका, ओमान, नाइजीरिया, अंगोला जैसे कई अलग-अलग सोर्सेस से अपनी एलएनजी इकट्ठी करनी शुरू की और सप्लाई चलती रही। लेकिन इसका असर ये हुआ कि जो जब दुनिया भर में एलएनजी की कीमतें बढ़ रही थी, तो लोग कह रहे थे भारत में कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, स्थिर हैं। हमारे देश में लगभग मई-जून में जाके कीमतों में कुछ थोड़ी-मोड़ी बढ़ोतरी करी गई। तो अगर आप डेटा देखें तो मई-जुलाई में भारत के लिए एलएनजी की आपूर्ति सबसे ज़्यादा अमेरिका से हुई। और जिसने 21.9 मिलियन टन टन की आपूर्ति भारत के लिए की। इसके बाद नाइजीरिया से 1.31 मिलियन टन, ओमान से 1.22 मिलियन टन और अंगोला से 0.80 मिलियन टन की आपूर्ति रही। अमेरिका से अगर हम एलएनजी का आयात पिछले साल जुलाई की तुलना में देखें तो ये 252.8% बढ़ गया। वहीं ओमान से भारत ने 340.9% ज़्यादा इम्पोर्ट की एलएनजी। नाइजीरिया और अंगोला से भी इसी तरह 123.8% और 71.3% बढ़ा। यानी हम कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला से जैसे देशों ने और कतर पर हमारी जो डिपेंडेबिलिटी थी वो कम हो गई। इसलिए कुल मिलाकर कहें तो भारत ने घरेलू माँग देखी कि हमारे यहाँ अभी भी एलएनजी की जो माँग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो हमने अपनी माँग कीमतों को बढ़ाने की बजाय इस तरह की रणनीति अपनाई कि एलएनजी की सप्लाई की कमी नहीं हुई और हमारा जो सोर्स है या फिर हमारे जो स्टोरेज है वो अभी भी उपयुक्त पर्याप्त है, बना हुआ है। अगली चर्चा इस पे कि आपको याद होगा कि मई में पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे। वहाँ पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल करने की कोशिश की थी, जिसका जवाब पीएम मोदी ने नहीं दिया था और वो वहाँ से चले गए थे। इस मुद्दे को पूरे विश्व में अलग-अलग जगहों पर उठाया गया और साथ ही साथ यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता को लेकर भी यहाँ पर सवाल किए गए थे। अब ये जो नॉर्वे की पत्रकार हैं, एला, उससे जनसत्ता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर, जेन ज़ी प्रोटेस्ट को लेकर, जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर इन तमाम चीज़ों पर बड़ी बातचीत जनसत्ता के साथ की है और वो भारत के बारे में कई बार पहले भी बोल चुकी हैं, कमेंटेटर हैं और इस तरह की तमाम बातें करती रहती। जनसत्ता ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप जनसत्ता के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने इस बार भारत के बारे में और भारत में जो चल रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहा है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जनसत्ता की यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और इसके अलावा और साथ ही साथ वेबसाइट पर ये तमाम खबरें पूरी तरीके से और पूरे विश्लेषण के साथ देख सकते हैं।